आप दुनिया के किसी भी डेवलप्ड नेशन को देख लें, वहाँ पे जो रियल स्टेट या प्रॉपर्टी सेक्टर है वो एक डोमिनेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आप एक केस स्टडी देखना चाहते हैं तो आप आज से 40 साल पहले का यूएई यानी दुबई देख लें और आज दुबई देख लें, किस तरह से उसने उन्होंने एक डेजर्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक दुनिया के जदीद तरीन शहर में, जहाँ पे पूरी दुनिया आके कारोबार करना पसंद करती है, जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बेस्ट है, जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है, जहाँ पे दीगर सारी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मौजूद है, जहां पे एक बिजनेस प्रॉस्परस कर सकता है और वो दुनिया की ट्रेड में भी लीड कर रहे हैं। आज से 15-20 साल से पहले पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर था वो डेवलपमेंट और बिल्डिंग के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें आया। सिंस देन इस सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेशन है उसके ऊपर तजर्बात जारी हैं। कभी इसको फिक्स टैक्स रिजीम में लाने की कोशिश की जाती है, कभी इसको पर स्क्वायर मीटर के एरिया के हिसाब से टैक्स किया जाता है। पिछली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक एमनेस्टी दी, जिसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी जो है वो बाकी सेक्टर से यहाँ पे आ गई। इसका एक इस बजट में बड़ा सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं। हम सबसे पहले उन चेंजेस को देखेंगे, वो क्या चेंजेस हैं, फिर हम एक केस स्टडी देखेंगे एक बिल्डर के और डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या है और वो कितनी अमाउंट को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में लेके जा सकता है, और फिर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी एड्रेस करने बाकी हैं। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जो बिल्डर्स और डेवलपर्स की हम बात कर रहे हैं, ये टैक्स हमेशा से कभी ये सेक्शन 7C 7D के तहत टैक्स होता था, जहाँ पे गवर्नमेंट का ख्याल ये होता था कि एरिया के हिसाब से टैक्स लगाया जाए। कहीं पे ये फिर बाद में सेक्शन 100D इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें स्पेशल प्रोसीजर्स दिए गए, वहाँ पे उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 3.5% की गई। फिर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब, मुख्तलिफ रेफरेंस से जो सिटीज़ थे वहाँ पे उनके हिसाब से टैक्स अप्लाई किया गया। उसके बाद फिर वहाँ पे उनकी एडवांस टैक्स की अंदर उसके मैकेनिज़्म डिफ़ाइन किया गया। बीच में कुछ अरसा के लिए 113A में मिनिमम टैक्स भी जो है वो बिल्डर्स और डेवलपर्स के ऊपर लगाया गया था। इस बजट में सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। सबसे पहले लॉ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर केस स्टडीज़ देखते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले इन्होंने सेक्शन 7F इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कहता है टैक्स ऑन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड। ये बात याद रखें कि रेट्स वही हैं जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं, हम केस स्टडी में भी देखेंगे। वो अकॉर्डिंग टू द लीगल स्टेटस ऑफ द बिल्डर एंड डेवलपर अप्लाई होने हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स, development and sale of residential, commercial or other plots and combined activities. For the purpose of this section, यहाँ पे इन्होंने टैक्सेबल प्रॉफिट इंट्रोड्यूस करवाया है, जहाँ पे मिनिमम टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता था पिछले जो रेस्ट ऑफ द बिजनेसेस हैं उनके बारे में। यहाँ पे इन्होंने एक टैक्सेबल प्रॉफिट, मिनिमम टैक्सेबल प्रॉफिट इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके ऊपर रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू इट्स लीगल एंटिटी लगना है। यानी वहां पे अगर सेक्शन 113 में टर्नओवर का 1.5% है, ये 1.25% है, तो वो टर्नओवर का डायरेक्ट मिनिमम टैक्स है। इसके बाद अल्टरनेट टैक्स है 113C के तहत, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर कंपनी का रेट अप्लाई किया जाता है। इसी तरह से बाकी भी कहीं पे जो इंपोर्ट स्टेज की इंपोर्ट का टैक्स है वो मिनिमम हो जाता है, तो वो मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट है वो है, आप समझ लें इसको, मिनिमम टैक्सेबल प्रॉफिट। तो ये क्या है? 10% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, यानी फॉर बिल्डर्स। 15% of the gross receipts in respect of activities for the purpose of कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जिसको आप डेवलपर कहते हैं। 12% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी, यानी जहां पे कंबाइंड एक्टिविटीज होंगी वहां पे इसका रेट 12% है। अब हम आगे जाके केस स्टडी में देखते हैं कि इसके ऊपर इंपैक्ट क्या आता है, पहले इसमें से गो थ्रू हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि ये रेट्स आपकी बिल्डर, डेवलपर और कंबाइंड एक्टिविटीज के ऊपर अप्लाई होंगे। अगर किसी लीगल एंटिटी के इसके अलावा भी कोई बिजनेस एक्टिविटीज है तो वो अपना नॉर्मल टैक्स उसके ऊपर पे करेगी।
उसके बाद क्रेडिट आपने इस टैक्स का किस तरह से लेना है। जितना आपने टैक्सेबल प्रॉफिट डिक्लेयर किया, उसके ऊपर जितना आपने टैक्स पे किया, वहां पे ये कहा जाता है कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन हो कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से की, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मनी, आर्ट, वैल्यूएबल आर्टिकल्स, गाड़ी, घर कोई पाया जाता है आपके पास, या आपके पास फंड्स हैं जहां से आपने कुछ एक्सपेंस किया है, तो वो किस तरह से कहा जाता है, टेक्स इनटू अकाउंट एनी सोर्स ऑफ इनकम विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स, the taxpayer shall not be allowed to take credit any sum in excess of taxable profit। जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट यहां पे डिटरमिन होगा बिल्डर और डेवलपर और कंबाइन एक्टिविटीज में, वही आपका आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में जाएगा इन द केस ऑफ इंडिविजुअल और एओपी के शेयर के मुताबिक, और अगर कंपनी है तो वो अकॉर्डिंगली उसको इम्पैक्ट को इनकॉर्पोरेट करेगी। अच्छा, अब कहा यह गया है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका प्रॉफिट ज्यादा है और आप ज्यादा क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने अर्न किया हुआ है उसके ऊपर नॉर्मल टैक्सेशन के तहत आप पहले टैक्स पे करें और फिर आप उसका क्रेडिट जो है वो क्लेम करें। अब हम देख लेते हैं कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज प्रोविजंस। यह कहा यह गया है द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू अ बिल्डर और डेवलपर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और हु इज एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट। मसलन हमारे जो आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके जो शुहदा की फैमिलीज या उनके जो स्टाफ है, उनकी बेनिफिशियरी के लिए, जो उनकी बेनिफिट्स के लिए जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, वो उसके अंदर से एक्ट वो उसके अंदर से एक्सक्लूडेड है, तो ये वेल डिजर्व्ड एक्सक्लूजन है। दे आर आर सिक्योरिटी फोर्सेस। अब हम देख लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट में जब हम आते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले चीज आती है, आप एक केस स्टडी ले लेते हैं। उस केस स्टडी से भी पहले अगर आप टैक्स के रेट्स अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये समरी बन जाती है। कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 10%, प्लॉट्स के लिए 15% और जो आपकी कंबाइंड एक्टिविटी है उसका 12%। अब हम आ जाते हैं कि एक बिल्डर का सिनेरियो है जहां पे वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का प्लान कर रहा है जिसका एस्टिमेटेड साइज प्रोजेक्ट का है वो 5 बिलियन है। ये उसका रिसीट पैटर्न है, पहले साल में 25%, 30%, 30%, 15% वो रिसीव करेगा। बाय द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर तो उसका पूरी रिसीट्स हो जाएंगी। प्रोजेक्ट की लाइफ समटाइम इनसे ज्यादा भी होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसको इस तरह से रखा है। देखें, जहां पे इसकी रिसीट्स आई 25% आउट ऑफ द 5 बिलियन, जब इसकी रिसीट्स हैं, पहले साल में रिसीट हुई है 1.25 बिलियन यानी 1250 मिलियन, 1 अरब 25 करोड़ रुपए की रिसीट्स आई हैं, तो सेक्शन 7F ये कहता है कि आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो 10% ऑफ योर ग्रॉस रिसीट्स है। इन ग्रॉस रिसीट्स में से याद रखें कोई एक्सपेंस, कोई कॉस्ट, कोई टैक्स, कोई चीज डिडक्ट नहीं की जा सकती टू अराइव एट द टैक्सेबल प्रॉफिट मेंशन्ड इन सेक्शन 7F ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये 125 मिलियन आपका टैक्स हो जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाएगा। उसके ऊपर आपने अपने कॉर्पोरेट स्टेटस के मुताबिक टैक्स पे करना है। अगर आप कंपनी हैं तो अपने 29% टैक्स पे करना है। अगर आप इंडिविजुअल या एओपी हैं तो आपने अपने स्लैब्स के मुताबिक टैक्स पे करना है। अच्छा, इसका क्रेडिट अकॉर्डिंगली देख लें, वही जो टैक्स एबल आपका जो प्रॉफिट है वही आपका क्रेडिट होना है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा फोकस करें कि इसमें क्या कोई पॉइंट्स आउटस्टैंडिंग है इंपॉर्टेंट, वो ये देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हम जो टैक्स पे करेंगे उसका कोई कंपैरिजन है नॉर्मल टैक्सेशन के साथ, कि हम जैसे बाकी सेक्शन के तहत मिनिमम टैक्सेस है तो क्या हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले सालों में, ये अभी क्वेश्चन अनआंसर्ड है। फिर एक टैक्स को जब हम पे कर देते हैं तो जो हमारा टैक्सेबल इनकम है अगर वो सुपर टैक्स के स्लैब में आ जाती है तो सुपर टैक्स के ऊपर इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, ये वो क्वेश्चंस हैं और इसके साथ कुछ अलाइड चीजें हैं जो फर्दर क्लैरिटी मांगती हैं। तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर कुछ और क्लैरिटी आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर प्रोफेशनल वीडियोस।